7:30 सिर्फ डीडी न्यूज पर। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर शुक्रवार को डाले जाएंगे वोट। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने की चाक चौबंद व्यवस्था। कई दिग्गजों के भाग्य का होगा फैसला। दूसरे और अन्य चरण के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने किया चुनाव प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के कई इलाकों में किया जोरदार रोड शो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केरल के कोल्लम में तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम के कोकराझार में की चुनावी सभा। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट से बनाया उम्मीदवार। विपक्षी दलों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के कन्नूर में ठोंकी ताल, तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मल्लापुरम की सभा में कांग्रेस को बताया बीजेपी की बी टीम। ममता बनर्जी ने उत्तर दिनाजपुर के रायगंज में चुनावी सभा को किया संबोधित। तेरह मई को होने वाले चौथे चरण के लिए अधिसूचना जारी। वहीं दूसरे और तीसरे चरणों के लिए कई दिग्गजों ने दाखिल किया पर्चा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग राजौरी से, तो महाराष्ट्र के बारामती से ननद भाभी सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार ने भरा नामांकन। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर हुई पथराव की घटना के बाद सियासत गरमाई। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर पूरे मामले में हस्तक्षेप करने और राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच की मांग। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर साधा निशाना। और छत्तीसगढ़ में टॉप कमांडर समेत 29 नक्सलियों के मारे जाने पर सियासत। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के नक्सलियों को शहीद बताने पर बीजेपी ने लिया आड़े हाथ। कहा कांग्रेस को सुरक्षा बलों की नहीं है परवाह, नक्सलियों से है सहानुभूति। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए प्रचार में सभी दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी और अब मतदाताओं को 19 अप्रैल का इंतजार है, जब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों के अलावा विभिन्न दलों के दिग्गज भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव के लिए पूरी तरह तैयार है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 18 लाख से अधिक मतदान कर्मी 1,87,000 मतदान केंद्रों पर तैनात होंगे, जबकि 16 करोड़ 63 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 8.4 करोड़ पुरुष और 8.23 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं। पहले चरण में थर्ड जेंडर के 11,371 मतदाता 35.67 लाख पहली बार वोट देने वाले मतदाता और 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 3 करोड़ 51 लाख युवा मतदाता भी वोट डालेंगे। पहले चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, उनमें तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12,
उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2 और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी की 1 सीट शामिल हैं। पहले चरण की 102 सीट के लिए कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1491 पुरुष और 134 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव में उम्मीदवारों की सबसे बड़ी संख्या तमिलनाडु में है, जहां 39 संसदीय क्षेत्रों में 76 महिला उम्मीदवारों सहित 950 उम्मीदवार हैं। सबसे कम संख्या नागालैंड में है, जहां 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण की 102 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए 11 और अनुसूचित जनजाति के लिए 18 सीटें आरक्षित हैं। पहले चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अलवर से भूपेंद्र यादव, अरुणाचल पश्चिम सीट से किरेन रिजिजू के अलावा डिब्रूगढ़ से असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और बिहार के गया सीट से जीतन राम मांझी शामिल हैं। वहीं तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन भी चेन्नई दक्षिण से चुनाव मैदान में हैं। इनके अलावा बीजेपी प्रत्याशी के अन्नामलाई, डीएमके प्रत्याशी कनिमोझी और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी किस्मत पहले चरण के मतदान के साथ ही ईवीएम में बंद हो जाएगी। इस बार आम चुनाव कुल 7 चरणों में हो रहे हैं। आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा और नतीजे 4 जून को आएंगे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज़। लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मतदाताओं, खासकर पहली बार के वोटर्स को लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने का संदेश दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, देश में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन प्रगति पर है। शीघ्र ही लोकसभा और 4 राज्यों की विधानसभाओं के लिए मतदान होंगे। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ लोकतंत्र की जननी भी है। हमारे लिए चुनाव सबसे बड़ा त्यौहार भी है और राष्ट्र का गौरव भी। मुझे विश्वास है कि सभी मतदाता, विशेषकर पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाता मतदान के लिए उत्सुक होंगे। वो आपको सशक्त अनुभव कराने वाला क्षण होगा जब आप बटन दबाएंगे और हमारे देश के भावी स्वरूप का निर्धारण करने में अपना योगदान देंगे। मेरा अनुरोध है कि आप सभी इस उत्सव में भाग लें और दुनिया में लोकतंत्र के आदर्शों को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पहले चरण की वोटिंग से पहले वोटरों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने पहले चरण के मतदान से पहले एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भारतीय मतदाताओं से आगामी आम चुनाव 2024 में हिस्सा लेने का आग्रह किया है। राजीव कुमार ने लोकतंत्र में मतदान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि चुनाव भारत के लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति है। My first experience of voting holds a very special place in my heart. जब मैं 21 साल की उम्र में पहली बार मतदान करने गया तो ये एक एहसास था, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित होने का एहसास। अब आपकी बारी है। कृपया मतदान केंद्र पर जरूर आएं। आपसे अनुरोध है, गुजारिश है, जरूर आएं। आपका देश, आपका भविष्य, आपका वोट। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। वोटिंग डे इज नॉट ए हॉलीडे। प्लीज कम एंड वोट। लेट्स वोट विथ प्राइड। माई वोट, माई वॉइस। एक तरफ पहले चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो वहीं दूसरे चरण के लिए प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। तो तीसरे चरण के लिए नामांकन का काम जारी है।
बीजेपी समेत एनडीए में शामिल दलों के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर हैं। बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी के दिग्गज प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम के कोकराझार और उसके बाद उदलगुरी में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस व इंडी गठबंधन पर निशाना साधा और मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए असम की जनता से एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील की। मोदी जी की सरकार मतलब प्रोएक्टिव सरकार, प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का राजनीति का चरित्र, देश की राजनीति की परिभाषा, देश की राजनीति का कार्य करने का तरीका, ये सब कुछ बदल डाला है। गुजरात के गांधीनगर से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव अभियान की शुरुआत की। उन्होंने गांधीनगर के साणंद में रोड शो किया, जिसमें उमड़े भारी जनसैलाब और समर्थन के लिए उन्होंने जनता का आभार जताया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केरल में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। केरल की पथानामथिट्टा से भाजपा उम्मीदवार अनिल एंटनी के समर्थन में रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का राहुलयान न तो लॉन्च हुआ है और न ही कहीं उतर पा रहा है। आदित्ययान यह हमारे सूरज के नजदीक पहुंच गया है। अब भाजपा 5 वर्षों में गगनयान की लॉन्चिंग करने जा रही है। सबकी लॉन्चिंग हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के यंग लीडर की लॉन्चिंग पिछले 20 वर्षों में नहीं हो पाई है। कांग्रेस पार्टी का राहुल यान न तो लॉन्च हो पा रहा है और न तो कहीं लैंड कर पा रहा है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राजू बिस्ता के समर्थन में रोड शो किया। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी और बारामती से एनसीपी उम्मीदवार सुनेत्रा पवार ने नामांकन दाखिल किया। उनका मुकाबला एनसीपी शरद पवार गुट की नेता और इस सीट से मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले से होगा। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की 13वीं सूची जारी कर दी। बीजेपी ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के वरिष्ठ नेता नारायण राणे को उम्मीदवार बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पहले चरण के चुनाव से पहले ही विपक्षी गठबंधन के साथी एक दूसरे पर खुलकर हमले कर रहे हैं। केरल में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा और विपक्षी कांग्रेस दोनों के बीच जमकर बयानबाजी चल रही है। अब केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास भाजपा का विरोध करने के लिए किसी भी वास्तविक, वैचारिक या व्यवहारिक प्रेरणा का अभाव है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए विपक्षी इंडी गठबंधन ने भी प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के कन्नूर में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी भारत की जनता पर एक राष्ट्र, एक इतिहास और एक भाषा को थोपना चाहती है, जबकि कांग्रेस और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट देश में विविधता पर विश्वास रखती है। The Congress Party and the UDF accept the diversity of India. We accept the multiple languages, the multiple traditions, the different histories, the different expressions of all our people. The BJP wants to impose one history, one nation, one language on the people of India. वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल के मल्लापुरम की सभा में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष साख पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बन गई है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कांग्रेस का प्रचार करने के लिए केरल पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अदूर प्रकाश के समर्थन में अटिंगल सीट में रोड शो किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर दिनाजपुर के रायगंज में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा।
पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने लोकसभा सीट अनंतनाग राजौरी से नामांकन दाखिल किया। अनंतनाग में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ ने उमर अब्दुल्ला की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। उमर अब्दुल्ला ने अपने उम्मीदवार की जीत की उम्मीद जताई। वोट उसको डालो जो आपको लगे कि ये जम्मू कश्मीर के मजलूमों की, कैदियों की, जो इस वक्त मजबूर है, उनकी बात करेगा। बाहर निकलो और वोट डालो। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इस इलेक्शन में तमाम पार्टियों के ताउन से मियां साहब जो हैं एक अच्छी कामयाबी इस इलेक्शन में हासिल करेंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी एससीपी की मौजूदा सांसद और बारामती से उम्मीदवार सुप्रिया सूले ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। बिहार के जमुई में तेजस्वी यादव की सभा के दौरान चिराग पासवान और उनके परिवार को अपशब्द कहने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब ये मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। इस बीच तेजस्वी यादव सफाई देते हुए नजर आए, लेकिन एनडीए गठबंधन के सदस्य दल इसे दलितों का अपमान बता रहे हैं। बिहार के जमुई में राजद नेता तेजस्वी यादव की चुनावी सभा में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान और उनके परिवार को अपशब्द कहे जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में तेजस्वी यादव मंच पर भाषण देते दिख रहे हैं और नीचे से राजद कार्यकर्ताओं द्वारा चिराग और उनके परिवार को लेकर अपशब्द कहे जा रहे हैं। एक बार के लिए अगर मुझे कोई गाली दे रहा है, मैं मानूं। मैं हूँ राजनीतिक जीवन में और वही बिहारी ही है जो दे भी रहे। मेरे सर आंखों पर मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर हाँ कोई मेरे परिवार को गाली देगा, ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी पारिवारिक व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त करे। मैं राष्ट्रीय जनता दल की बात करूं, इन लोग की आदत बन गई है महिलाओं को अपमानित करना, माँ बहन बेटियों को अपमानित करना। बिहार भाजपा ने भी इस अशोभनीय टिप्पणी की आलोचना की है और कहा है कि इस बार बिहार का दलित समाज चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर तेजस्वी को जवाब देगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा है कि हम अपना भाषण दे रहे थे, अब जनता में कौन क्या बोलता है मंच पर सुनाई नहीं देता। देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी। हम तो अपना भाषण दे रहे हैं, है ना, उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं। लोग जो है नारे लगाते हैं, कौन क्या बोल रहा, कोई अपने वीडियो बना करके डाला है उसमें। तो ऐसी बात जो है हमको लगता है कि इस बात को जो है सब लोग समझते हैं कि क्या है नहीं है। हम लोगों को भी कई लोग ऐसी गालियां देते होंगे पब्लिक में, वहाँ नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा, कौन क्या बोल रहा है, नीचे से ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। समय चुनाव का है तो मामला पहुंचा चुनाव आयोग। गुरुवार को एनडीए नेताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर तेजस्वी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एनडीए की महिला नेत्रियों ने भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता उषा विद्यार्थी के नेतृत्व में बिहार निर्वाचन विभाग पहुंचकर तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की है। जमुई की सभा में तेजस्वी जी के कार्यक्रम था, उस समय किस तरह से महिला पर, वो भी चिराग पासवान जी के माता जी पर अभद्र टिप्पणियां की गई है। इसलिए हम लोग आए हैं निर्वाचन आयोग में मांग करने के लिए कि उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये कहीं न कहीं तेजस्वी जी के द्वारा ही कराया गया है। चिराग पासवान और उनके परिवार को अपशब्द कहे जाने को एनडीए गठबंधन के दल दलितों का अपमान बता रहे हैं, तो वहीं खुद तेजस्वी यादव सफाई दे रहे हैं। लेकिन चुनाव के मौके पर हुई ये घटना मतदान पर कितना असर डालेगी, ये तो 4 जून के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुरुवार को गुजरात के जामनगर में पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनावी प्रचार किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने भारत के चारों अमृत स्तंभ, युवा, महिलाएं, किसान और गरीबों का जो विकास किया है वो कांग्रेस ने 60 वर्षों में भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि मोदी 3.0 में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अभी से ब्लूप्रिंट पर काम करना चालू कर दिया है। अगले 3 वर्षों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
देश में एक बार फिर अवसर आया है। सेवा, सुशासन, विकास और गरीब कल्याण की पहचान बन चुकी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हमें मिला क्या था? एक भ्रष्ट शासन, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था, दुनिया में गिरता हुआ भारत का नाम उस समय। लेकिन 10 वर्षों के अनथक प्रयासों के कारण आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी मुश्किल में आ गई। चुनाव आयोग ने धार्मिक आधार पर वोट मांगते समय अपमानजनक और सांप्रदायिक भाषणों के लिए कांग्रेस को कारण बताओ नोटिस भेजा है। राजस्थान में 19 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 12 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए 1600 महिला बूथ बनाए गए हैं, जिनका संचालन महिलाएं ही करेंगी। देखिए जयपुर से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त जयपुर के महारानी स्कूल में हूं और ये ऑल वुमेन बूथ है और ये महिलाएं होने वाले मतदान की तैयारी कर रही हैं। जयपुर उन 12 सीट में से एक है जहां पर प्रथम चरण का चुनाव होगा। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनसे, किस तरह की तैयारी चल रही है यहाँ पर? हम पोस्टर्स वगैरह लगा रहे हैं ताकि जो वोट देने आएंगे उनको वोटिंग करने में और समझने में आसानी हो, और फिर हम बाकी हमारा काम कर रहे हैं, जैसे फॉर्म भरना या हमारे लिफाफे तैयार करना और कल की पर्ची वगैरह, ये सब बाकी सब काम मिलके कर रहे हैं। अच्छा, आपके बूथ के अंदर कितने वोटर्स हैं यहाँ पर? अभी 1400 तो 2 हैं हमारे, जिसमें 710 महिलाएं हैं। किस तरह की ट्रेनिंग हुई है आपकी? आप फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं? फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं बूथ, तो ट्रेनिंग भी हुई है, 2 ट्रेनिंग हुई है हमारी। एक तो राजस्थान सिटी में हुई थी और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, केतान पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुई थी। किस तरह की बातों का आपको ध्यान रखने के लिए बोला गया है ताकि यहाँ पर बिल्कुल फ्री और फेयर इलेक्शंस हो? बिल्कुल कि फेयर रहना है और स्ट्रिक्ट रहना है कि बूथ अच्छे से, मतलब चुनाव अच्छे से, इलेक्शन अच्छे से हो जाए। अच्छा, मान लीजिए किसी के पास अगर वोटर आईडी नहीं है तो कैसे वो वोट डालेगा? उसके साथ कोई और डॉक्यूमेंट के लिए कुछ आपको बताए? हाँ, आधार होना चाहिए उसका, जो भी है उसका इपिक वगैरह तो होना ही चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए, बीएलओ द्वारा दी हुई उसके पास पर्ची होनी चाहिए, वो तो जरूरी है। तो जैसे कि आपने देखा, ये सारी महिलाएं तैयारी कर रही हैं कल होने वाले मतदान के लिए, ताकि मतदान भयमुक्त हो और सभी लोग जो मताधिकार का जिनको अधिकार है वो उसका प्रयोग कर सके। कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, ईडी न्यूज़, जयपुर। राजस्थान में प्रथम चरण के चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 12 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में करीब 7500 संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं। मतदान सुरक्षित और भयमुक्त कराने के लिए 1 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने राजस्थान के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से खास बातचीत की। राजस्थान में प्रथम चरण में 12 सीटों पर चुनाव होना है और मेरे साथ है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान पुलिस। आइए हमसे बात करते हैं कि सुरक्षा के क्या इंतजाम है। विशाल बंसल भी मेरे साथ है, किस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं? राजस्थान में 12 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव है और हमारे पास में इन 12 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए काफी भारी मात्रा में हमने पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। 175 कंपनीज हमको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की मिली हैं, वो सीएपीएफ की कंपनीज डिप्लॉयड रहेंगी। हमारे जो स्टेट के अर्बन होमगार्ड्स हैं करीब 18,400 उनको हम लगाएंगे। इसके अलावा बॉर्डर होमगार्ड्स को हम यूज करेंगे। अराउंड 3000 बूथ्स वुड बी वल्नरेबल बूथ्स जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है और करीब 4,500 हमारे बूथ्स ऐसे होंगे जिनको हमने लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिटिव पाया है। अगर हम सीटों की बात करें तो सबसे ज्यादा किस सीट पर वल्नरेबिलिटी ज्यादा है? सीट कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज और एरिया वाइज डिपेंड करता है और ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस के ऊपर ना होके असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस के ऊपर हमने कैलकुलेशन कर रखा है। तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी का अलग अलग इसके पैरामीटर्स होते हैं कि कहीं पे वल्नरेबिलिटी ज्यादा है तो कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिटिविटी ज्यादा है। तो ये थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जिनका ये कहना है कि पुख्ता तैयारी की गई है,
क्लस्टर लेवल पे भी मोबाइल टीम्स लगाई गई हैं और क्विक रिस्पांस टीम भी लगाए गए हैं और इसके अलावा 175 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनात की गई हैं। कैमरामैन रमाकांत के साथ जयपुर से मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर चुनाव होना है। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर जिले में अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। कैसी चल रही है बिहार में चुनाव की तैयारियां, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश राज ने। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में 4 सीटों पर मतदान होने हैं, जिसके लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी करा ली गई हैं। जिला प्रशासन की तरफ से चारों लोकसभा क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को तैनात करने का भरोसा दिया गया है। वहीं जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी निगरानी रखने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है ताकि कोई परिंदा भी पर न मार सके। असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखी जा सके और असामाजिक तत्वों को बूथ से दूर रखा जाए। सभी प्रशासनिक तैयारियों के बीच जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उन पर खास नजर रखी जा रही है। साथ ही बिहार पुलिस, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों समेत अनेक जो एजेंसियां हैं वो इस चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो देश चुनावी माहौल की गिरफ्त में है और चारों तरफ चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। सभी दल अपनी अपनी जीत की दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं आज के समय इंटरनेट मीडिया का भी बोलबाला है, जहां इन्फ्लुएंसरों को भी इस चुनावी जंग में उतारा जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में युवाओं को अपना पहला वोट डालने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मदद ली जा रही है ताकि चुनाव में वोट प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। उत्तर पश्चिम जिले की डीएम अंकिता आनंद युवाओं को मतदान करने के लिए जागरूक कर रही हैं। अंकिता आनंद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। हमारे साथ यहाँ के डीएम हैं अंकिता आनंद। मैम, कैसे देखते हैं वोट परसेंटेज को लेकर के? प्राइम मिनिस्टर भी एड्रेस कर रहे हैं कि ईच वोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग कैसे उसको आगे लेकर के जा रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी का भी काफ़ी फोकस है हमारे वोटर्स पे और खासा हमारे यंग वोटर्स पे जो 18 से 19 साल के बच्चे हैं। तो हमने बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है। एक ब्रॉड पिक्चर पहले तो बताऊँ, हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी 5 आती है जिसमें 10 हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होते हैं। हमारी इलेक्शन मशीनरी पूरी फुल स्विंग पे काम कर रही है और जिला लेवल पे जो मैं कहूँ, मैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की आरओ होंगी, रिटर्निंग ऑफिसर। तो हमने अपनी टीम स्वीप से रिलेटेड हो, जहाँ पे हमारे सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन से संबंधित एक्टिविटीज़ हो, चाहे हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की इम्प्लीमेंटेशन हो, उसके लिए हमारे 16 नोडल अधिकारी हैं जो हमारे ऑफिस में ही बैठ के सब मॉनिटर करते हैं। 24/7 कंप्लेंट रिड्रेसल के लिए हमारा प्रॉपर कॉल सेंटर ऑपरेटिव है, जहाँ पे लोग जैसे MCC वायलेशन उन सब के विषय में बताते हैं और उस पर सी विजिल ऐप के थ्रू वो रिपोर्ट करते हैं और उस पर हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स जो 10 AC के लिए 24 घंटे कार्यरत है वो पूरा उस पर काम करके रिजॉल्व करती है। मीडिया फेमिलियर्स जो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनको लेकर के आ रहे हैं, कैसे वो लोग वोटर्स को रिझाएंगे कि वो आएँ अपना फर्स्ट वोट कास्ट करें, क्योंकि हर एक वोट बड़ा कीमती है? बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट। आजकल हमारे बच्चे सोशल मीडिया पे हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे ट्विटर हो, सब लोग उसको ज़्यादा देखते हैं। ये कह लीजिए व्हाट्सएप से भी ज़्यादा फास्टर सर्कुलेशन हो गया है। तो हमने हमारे स्वीप आइकन्स बनाए, एक टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान करके AC वाइज एक्टिविटी करी, जिसमें हमारे स्वीप आइकन्स में है वुमेन सेंट्रिक, चाहे ट्रांसजेंडर्स को फोकस करते हुए, चाहे सीनियर सिटीजन को फोकस करते हुए। तो स्वीप आइकन्स में हमारे जैसे सरिता मोर है, रेसलर है, यहाँ पे हमारी रूरल बेल्ट में बच्चे काफ़ी स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित होते हैं। तो हमने ये कोशिश करी उनके जो स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षण है उसके साथ साथ हम वोट से जोड़ें। एक एक वोट कीमती है और जो इलेक्शन है वो एक पर्व की तरह मनाया जाता है देश में और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है और वोटर उसका सबसे बड़ा प्रतिनिधि होता है। तो वोट करें और देश के लिए एक अच्छी सरकार चुने, एक अच्छा प्रतिनिधि चुने। मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, दिल्ली। बुलेट रानी के नाम से मशहूर राजलक्ष्मी मांडा तमिलनाडु के मदुरई से चलकर नई दिल्ली तक करीब 21,000 किलोमीटर की यात्रा कर पहुंची हैं। देश की राजधानी दिल्ली पहुंचने पर भाजपा के युवा मोर्चा और महिला मोर्चा ने उनका जोरदार स्वागत किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प को लेकर राजलक्ष्मी मांडा ने 65 दिनों तक देश के अलग अलग राज्यों में बुलेट से यात्रा की। दिल्ली पहुंचने पर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने बुलेट रानी राजलक्ष्मी मांडा से खास बातचीत की।
12 फरवरी को तमिलनाडु के मदुरई से आरंभ हुई बुलेट की यात्रा पहुंच चुकी है दिल्ली। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजलक्ष्मी मांडा जी की। क्या कहेंगे मैडम, किस तरह की यात्रा है आपकी? माई वोट फॉर मोदी, इसी नारे को लेते हुए 12 फरवरी को मैं तमिलनाडु में स्टार्ट किया हूँ बुलेट राइड। 21,000 किलोमीटर 65 दिन का यात्रा है और पूरा देशवासियों को हमने यही संदेश दिया है कि एक सक्षम और मजबूत भारत बनाने के लिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जरूरी है और इसलिए हम सब मिलके तीसरी बार 400 पार करा के नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कौन कौन से राज्यों से होकर आप गुजरे और कितने दिनों का समय लगा आपको दिल्ली पहुंचने? 65 दिन का समय लगा। 21,000 किलोमीटर का सफर तय करके हम आ रहे हैं। तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा होते हुए आज हम दिल्ली पहुंचे हैं। महिला हैं, इतनी एनर्जी कहां से आती है? जो प्रधानमंत्री हमारे हैं तो प्रधानमंत्री से बहुत सारे प्रेरणा हम ले सकते हैं। 18 घंटे जो देश के लिए जो काम कर रहे हैं तो उस प्रधानमंत्री जी को देखने के बाद हमको ये लगा कि इस तरीके के एक देशभक्त नेता के लिए हम अपनी तरफ से कुछ करके दिखाना है। मतलब बोलने से ज़्यादा करके दिखाने में एक लोगों को जज्बा आती है और देशवासियों से मैं निवेदन कर रही हूँ कि अभी आप अपने घर से निकलिए और अपनी अमूल्य मतदान को करके 400 पार करा के इस बार नरेंद्र मोदी जी को हम सब प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये थी राजलक्ष्मी जी जो कह रही हैं अपने घरों से बाहर निकलें और वोट जरूर डालें और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाएं। कैमरामैन शिव और मनोज चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। 19 अप्रैल को होने वाले आम चुनाव के पहले चरण में उधमपुर लोकसभा सीट के 16.23 लाख से अधिक मतदाता 12 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने पूरे निर्वाचन क्षेत्र में 2637 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें से 2457 ग्रामीण क्षेत्रों में और 180 शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने चुनावी तैयारियों पर अधिक जानकारी के लिए बात की डीसी उधमपुर सलोनी राय से। डीसी उधमपुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या तैयारियां हैं? उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 19 अप्रैल 2024 पहले फेज में वोट है। हमारे यहाँ पे 654 पोलिंग स्टेशंस हैं और उसमें से कुछ 11 पोलिंग स्टेशन जो दूर दराज के थे उनको हमने P-2 में डिस्पैच किया था और आज हमारे बचे हुए 643 पोलिंग पार्टीज को हम डिस्पैच कर रहे हैं। जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पर सिक्योरिटी को लेके, वहाँ पे जो मतदाता हैं उनकी सुविधा को लेके क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं? कितने मॉडल पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं? वहाँ पर क्या कुछ? हमने हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 कैटेगरी के मॉडल पोलिंग बूथ बनाए हैं, जिसमें एक महिला द्वारा चलाया गया पोलिंग बूथ होगा, एक पीडब्ल्यूडी द्वारा चलाया गया एक बूथ है, एक यूथ द्वारा चलाया गया और एक ग्रीन पोलिंग बूथ है जहां पे हम स्पेशल प्लांटेशन ड्राइव्स करेंगे। और सिक्योरिटी के माध्यम से जो भी हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हम उनको कहते हैं, वहां पे हमने डबल डिप्लॉयमेंट रखा है, सीआरपीएफ का भी और जेके पुलिस का भी वहां डिप्लॉयमेंट रहेगा। किस तरह के चैलेंजेस है यहाँ पर? जो डिफिकल्ट टेरेन है वहाँ पर चैलेंज हमारा टेरेन का आता है सबसे पहले, क्योंकि हमारा हिली डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे वेदर का जो हमारा फोरकास्ट है, कल के लिए बारिश का फोरकास्ट है, तो उसमें थोड़ा रोड्स की रोड वर्दीनेस पे थोड़ा हमें और ध्यान देना पड़ता है। क्या कुछ ऐसे भी स्टेशंस हैं जहाँ पर पहले कम पोलिंग होती थी, वहाँ के लिए क्या अरेंजमेंट्स किए हैं? क्या कुछ किया है जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा? हमने जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एवरेज से बिलो पोलिंग स्टेशंस थे उन पे हमने स्वीप एक्टिविटी में स्पेशल फोकस किया है। 90% का जो है लक्ष्य यहाँ पर रखा है और उसके लिए बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर की गई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर आएँ इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। जो सुरक्षा के प्रबंध हैं वो भी यहाँ पर पूरे कर लिए गए हैं और अब इंतज़ार है कि जो मतदाता है वो अपने घर से आए। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, उधमपुर। 19 अप्रैल को होने वाले आम चुनाव के पहले चरण में उधमपुर लोकसभा सीट के लिए मतदान किया जाएगा। मतदान कर्मियों को सुगम मतदान कराने के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। मतदान कर्मियों का कैसा है प्रशिक्षण और किस तरह से मतदान को लेकर उनमें उत्साह है, इस पर बात की हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पर हमारे साथ पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं जो कि अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि किस तरह से आपको ट्रेनिंग दी गई है, क्या कुछ आपको बताया गया? 5-6 दिन हम कंटिन्यू ट्रेनिंग करते रहे। डीसी ऑफिस
कॉन्फ्रेंस हॉल में हमारी ट्रेनिंग हुई, चनैनी में हमारी ट्रेनिंग हुई, पूरा हमें परफेक्ट कर दिया है और हमारे में इतना उत्साह है ये पोल कराने का और हम जोरों शोरों से ये तैयारी में आए हुए हैं और हम करके दिखाएंगे लेडीज़ को जो मौका मिला हुआ है। साथ तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एक ऐसा मौका हमें खासकर फीमेल्स को आगे आके देश की सेवा करने का मिला है और इसके लिए हम अपने आप को बहुत ही लकी समझते हैं कि हम लोगों को ये मौका दिया गया। उन्होंने हमें हर एक पहलू पर, चाहे कंट्रोल यूनिट रहा, चाहे वैलिड यूनिट रहा, चाहे बीपी पैड रहा और जो आइटम्स जो हमें पैक करके दिए हैं इसके लिए हमें 100% जो है हमें उन्होंने अवेयरनेस की। चुनाव आयोग की भी पूरी तैयारियां हैं, तमाम अरेंजमेंट्स कर लिए गए हैं, तमाम प्रबंध किए गए हैं और जो यहाँ पर विभिन्न मतदान कर्मी हैं, मतदान अधिकारी हैं या पोलिंग एजेंट्स हैं जो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, उधमपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बेंगलुरु में लोकसभा की 3 सीटों के लिए प्रचार करेंगे। बेंगलुरु हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ रहा है और इस बार भी पार्टी को किला फतह करने की पूरी उम्मीद है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने ब्रांड बेंगलुरु को बम बेंगलुरु बना दिया। इतना ही नहीं, तुष्टीकरण के चलते वोट की राजनीति के लिए मुस्लिम कट्टरपंथियों को भी खुली छूट दे रखी है। बीजेपी नेता यश प्रकाश ने डीडी न्यूज़ को बताया कि कैसे बीजेपी का गढ़ बेंगलुरु एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने को तैयार है। बेंगलुरु एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर तीनों लोकसभा सीट हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है। हमेशा बीजेपी बेंगलुरु को जीतती आई है और ये एक अर्बन सिटी होने के अलावा आईटी सिटी भी है और यहाँ पर बीजेपी हमेशा जीतती रही है। लेकिन इस बार क्या होगा, इन तीनों सीटों पर क्या बीजेपी दोबारा अपना कमाल दिखाएगी और यहाँ पर कमल खिलेगा? इन तमाम चीज़ों के बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं प्रकाश, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हैं। प्रकाश, थैंक यू दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए। ये बताइए, एक बार फिर मतों में मोदी नारा दे रहे हैं आप और बेंगलुरु जो है आपका गढ़ है, हमेशा से 3 सीट बेंगलुरु की बीजेपी में आराम से चली आती है, तो इस बार क्या ये दोबारा होगा? क्या एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है कहीं? इस बार भी हम तीनों सीट पर जीतेगा। वो माहौल ऐसा है, सब लोगों को मोदी का प्रधानमंत्री बनने का इरादा है और इसीलिए हमने फिर अपना स्लोगन भी वैसा है, इस बार फिर से मोदी। ये नारा है ना, लोगों तक पहुंचा है, लोगों को मालूम है किसको इस देश को संभाल सकता है। अभी भी कल भी जो घटना हुई तो इसको लेकर बीजेपी एक अपीजमेंट की जो राजनीति है उस पर हमला करती आई है, तो क्या कहेंगे? इस अफसोस की बात है कि आप रामेश्वरम ब्लास्ट के बाद वो नगरपेटे में और एक इंसिडेंट हुआ और कल जो हुआ विद्यारण्यपुरम में हुआ। ये क्यों होता है? वो यहाँ सरकार उनके बारे में नरमी का पेशा करता है। जो लोग, बहुत सारे लोग शांति चाहते हैं मगर जो फ्रिंज एलिमेंट से ऐसा काम करता है, पूरा कौम के लिए बदनाम करता है। इन लोगों का सपोर्ट सरकार को मिलता है। स्ट्रांग एक्शन लिया तो वो ये दोबारा नहीं होगा, मगर वो काम नहीं हो रहा है। जो भारत माता की जय ने विधानसभा के अंदर नारा लगाया, उनको बेल में आसानी से बाहर आ गया। जो आदमी हनुमान चालीसा को पढ़ने से मार खाया, उनके ऊपर एफआईआर लगा है। जो मारा उनको कुछ नहीं हुआ। अभी कल ये घटना हुई है, उनको अरेस्ट तो किया है मगर 2-3 में बेल के बाहर आ जाएगा। इन लोगों के ऊपर एक बार गुंडा का एक्ट में लगाया तो ये ऐसा इंसिडेंट्स कभी दोबारा नहीं होगा। मगर सिद्धरामैया वोट बैंक के नाते इन लोगों के ऊपर नरमी पेशा करते हैं और ये कम्युनिटी को भी अच्छा नहीं कर रहा है और सिटी का लॉ एंड ऑर्डर पे भी इसका असर पड़ रहा है। ये थे प्रकाश, बता रहे थे कि किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कर्नाटक में कानून व्यवस्था कुछ हद तक बिगड़ती जा रही है और ब्रांड बेंगलोर जो है वो अब ब्रांड बेंगलोर की जगह बॉम्ब बेंगलोर होता जा रहा है। तो बीजेपी लगातार ये मुद्दे उठाती रही है सदन में भी और प्रचार के दौरान में भी इन मुद्दों पर बीजेपी विचार कर रही है, प्रचार भी कर रही है और बीजेपी को इस बात की उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज़, बैंगलोर।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर भी मतदान होना है। नक्सलियों के मतदान के बहिष्कार के बीच छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलियों को शहीद बताने वाले कांग्रेस के बयान पर भाजपा ने हमला बोलते हुए कहा कि ये सेना का अपमान है। राष्ट्र नीति के मुद्दों पर ओछी राजनीति करना कांग्रेस का चरित्र बन चुका है। वोट की राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी आतंकियों को, नक्सलियों को और उग्रवादियों को शहीद कहती है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने टॉप कमांडर समेत 29 नक्सलियों को मार गिराया। पिछले 3 दशकों से नक्सल खतरे का सामना कर रहे राज्य में अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ में 9 नक्सलियों की शिनाख्त हो चुकी है। हमें 1 महीने से जो सूचना प्राप्त हो रही है कि लोकसभा निर्वाचन के पहले कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग चल रही है, ये प्रूव होते दिख रहा है। जिस तरह के वेपन्स मिले हैं, जिस तरह के लोग वहाँ पे मारे गए हैं, उनसे ये क्लियर है कि बहुत बड़ी घटना की प्लानिंग वहाँ चल रही है। बस्तर में नक्सलियों का TCOC चल रहा है। नक्सलियों के TCOC के दौरान पहली बार फोर्स नक्सलियों पर आक्रामक हुई है। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 15 महिला समेत कुल 29 नक्सली मारे गए हैं। सुरक्षा बलों की जिस कामयाबी पर छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश को नाज है, जिन 29 नक्सलियों को अपनी जान पर खेलकर सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया, उन्हें कांग्रेस प्रवक्ता ने शहीद बता दिया। इस पर अब भाजपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है। इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं। ऑपरेशन में लगभग 29 नक्सली आतंकवादी मारे गए। उसमें हमारे 3 या 4 जो सुरक्षा बल के हमारे वीर हैं, उनको भी चोटें पहुंची। तो मरने वालों की तादाद में केवल नक्सली है, परंतु कांग्रेस पार्टी अधिकृत रूप से कहती है कि इस पूरे ऑपरेशन की, जिसमें सुरक्षा बलों को सफलता प्राप्त हुई, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। और वो जो सब लोग शहीद हुए हैं, मतलब आतंकियों के लिए वो कह रही है, नक्सलियों के लिए कह रही है कि जो नक्सली शहीद हुए हैं, उनके प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को है। सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा के कुछ इलाकों में नक्सलियों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है, लेकिन नक्सलियों के खिलाफ चल रहे जबरदस्त ऑपरेशन के चलते इलाके के मतदाताओं के हौसले बुलंद हैं और वो नक्सलियों के बहिष्कार को नजरअंदाज कर रहे हैं। नहीं, हम वोट डालने जाएंगे, किसी का खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं, नक्सली नहीं, कुछ नहीं। हमको वोट डालना है, मतलब डालना है। बहिष्कार कर रहे हैं, वो उधर कर रहे होंगे, हमको कोई डर नहीं है। गांव वाले हमको कोई डर नहीं है, नक्सली से कोई डर ही नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि मैं अपने तरफ से पूरा फुल उम्मीद है कि मैं वोट डालने जाऊँगा। मतलब कोई किसी से कोई मतलब नहीं, मैं अपने हिसाब से जाऊँगा। केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास और समग्र विकास कर लगातार लोगों के विश्वास को जीत रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि नक्सलवाद मानवता के लिए अभिशाप है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार वामपंथी उग्रवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। 150 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए हैं। 200 से ज्यादा नक्सली इस साल आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। मकसद है देश और समाज के खिलाफ इनमें गुस्सा भड़काना, लेकिन धीरे धीरे स्थानीय संपर्क की मदद से सुरक्षा तंत्र इन्हें मुख्य धारा में लौटाने का प्रयास करता रहता है। अब तक 700 से ज्यादा युवा आत्मसमर्पण कर चुके हैं। वहीं मुख्य धारा में लौटे नक्सलियों को भी खुली हवा में सांस लेना अब अच्छा लग रहा है। सरकार ने बहुत मदद की सर, हमको जमीन भी दिए, नौकरी भी दिए। उसके बाद हम लोग नक्सली में था तो नसबंदी किए थे, उसको भी खुलवा दिए सर। अभी हमारे बाल बच्चे भी आ गए सर। पहले तो डर लगता था सर, लेकिन यहाँ आने के बाद वो डर भी दूर हो गया है। अभी नौकरी भी, जमीन भी मिल गया है घर बनाने के लिए। नहीं, बहुत टॉर्चर करते थे सर उन लोग, फिर वहाँ से छोड़ के आ गया मैं। आने के बाद यहाँ मुख्य धारा में जुड़ के नौकरी भी मिल गया, अभी आरक्षक में हूँ। तो इस तरह से सरकार यहाँ पर कार्य कर रही है, क्योंकि अगर नक्सल समस्या से निपटना है तो गोली का जवाब गोली के बजाय एक रास्ता ये भी है कि मुख्य धारा में इनको लाने के लिए सरकारी प्रयास की भी बहुत आवश्यकता है, जिस पर भी लगातार यहाँ पर काम होता दिख रहा है।
वामपंथी उग्रवाद पर नकेल कसने के लिए केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों का नतीजा है कि पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में काफी सफलता देखने को मिली है। संयुक्त कार्रवाई से नक्सली हिंसा की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट आई है। प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में अपनी कोशिशों से नक्सलियों और नक्सल हिंसा से पीड़ितों को समाज की मुख्यधारा में ला रही है। सरकारी कोशिशों का नतीजा है कि पूर्व नक्सली और नक्सल पीड़ित दोबारा अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सली गतिविधियां छोड़ने वाले और इसके दंश झेल चुके लोगों से उनके अनुभवों को जाना डीडी न्यूज संवाददाता प्रखर श्रीवास्तव ने। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तरी बस्तर के कांकेर इलाके में। ये बहुत बेहद नक्सली प्रभावित इलाका सालों से माना जाता रहा है। पिछले दिनों यहाँ पर इनकाउंटर हुआ था जिसमें 29 नक्सली ढेर किए गए, लेकिन यहाँ पर नक्सली समस्या से निपटने के लिए सिर्फ बंदूक का ही सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि सरकार यहाँ पर लोगों से जो नक्सली हैं उन्हें सरेंडर भी करवाती है, उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास भी करती है। ऐसे ही कुछ हमारे साथ साथी मौजूद हैं जो कभी नक्सलियों के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब मुख्यधारा में आ चुके हैं, समर्पण कर चुके हैं और अब पुलिस में इनको नौकरी मिली है, सुरक्षा बलों में इनको नौकरी मिली है। आइए इनके अनुभवों से जानते हैं। तो आपको डर नहीं लगा जब आपने उनका साथ छोड़ा? तो डर लग रहा था सर, अब यहाँ आने के बाद डर नहीं लग रहा है। तो आपको सरकार ने जो आपसे वादे किए थे नौकरी का और जो भी सुविधाएं देने का, वो पूरे हुए? जी सर, पूरा हो गया। क्या क्या मिला? पैसा मिला और नौकरी भी मिल गया। जो समूह है इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनके परिवारों के ऊपर नक्सलियों ने अत्याचार किए, उनके परिवार के लोगों की हत्याएं करी और फिर प्रशासन ने उनको, सरकार ने उनको वहां से निकाला, नक्सलियों के इलाके से निकाला और सरकारी नौकरियां भी दी हैं, पुलिस में भी भर्ती की हैं। ऐसे लोग भी हमारे साथ हैं। इनमें से हमारे साथ कुछ महिलाएं भी साथ में हैं। 2008 में मेरे पापा की ना हत्या कर दिए थे नक्सली लोग। मेरे बड़े भाई को ना निकाल कर नक्सलियों ने ख़त्म कर दिया। मैं पढ़ाई कर रहा था बाहर में, गांव वालों को शिकायत है कि मुखबिरी काम कर रहा है करके ख़त्म कर दी सर। उसी के बदले में मुझे नौकरी दी। तब आप खुश हैं? आपको जो सरकार ने जो वादा किया था, आपके परिवार में जो हादसा हुआ था, वो सारे वादे पूरे हुए? जी सर। मेरा पापा 2006 में सर बम ब्लास्ट में ख़त्म हुए थे। पापा गल्ला धंधा करते थे सर। वापसी आ रहे थे सर, तो रात के करीबन 9 साढ़े 9 बजे रात को सर बम ब्लास्ट हो गया था गाड़ी में, तो उसी में पापा का देहांत हो गया था सर। तो आपको उसके बाद फिर जो वादा किया था सरकार ने पूरा किया? क्या जीवन में परिवर्तन आया? जी सर, सब वादा पूरा किए, मतलब जो देने बोले थे देंगे सर। नौकरी हो गया, जैसे घर के लिए जगह वगैरह सब चीज़ दिए हैं सर। मेरे भैया को मार दिया गया था बम ब्लास्ट के जरिए। रेलवे लाइन में काम करने जाते थे, 2019 को हुआ। तो उसके बाद फिर सरकार ने आपको क्या दिया? नौकरी दिया सर और पैसा भी दिया। मेरा भैया को हत्या कर दिए सर 2016। घर में तो सर खाना खा रहा था, वहाँ से निकाल के लेके गए, हत्या कर दिया रोड में सर। सर मैं 2015 से नक्सल पीड़ित परिवार का मैं सरपंच चुनाव लड़ रहा था सर, वहाँ से बेदखल कर दिए, भगवा दिए। पुलिस मुखबिरी समझ कर। मैं पलाका से रहने वाला था, वहाँ पे नक्सली बहुत ज़्यादा थे, अभी भी हैं और परेशानी करते हैं उन लोग। मेरे छोटे भाई को हत्या कर दिए। हमारा पहाड़ी ऊपर गांव है, तो राशन पानी के लिए आना पड़ता है, आना जाना पड़ता है। गांव वाले शिकायत कर दिए, चारी चुकली में जा रहा है करके, तो वो उसको उठा के ले गए रात को। 2 दिन साथ में रख के उन लोग और मीटिंग बुलाए आजू बाजू गांव वाले, 2-3 गांव वाले को, और गांव वालों के सामने पेश किए और दूरी लेके मार दिए और रिपोर्ट किए। जो मिलना तो मिल गया हमको, नौकरी भी मिला, पैसा भी मिला, शायद जगह भी मिला। तो अब जब आप पुलिस में आ गए हो, तो कभी आपके मन में ऐसा आता है कि अब मैं पुलिस में आ गया हूँ, अब मेरे पास भी हथियार आ गया है, तो अपने भाई की मौत का बदला लूंगा, ऐसी कोई भावना तो आपके मन में नहीं आती है? आता है सर। क्या हुआ था आपके साथ? हम आम आदमी थे, हमारा आदमी भी आम आदमी था। उसका मौत का अभी तक हमको ये नहीं पता चला कि किस कारण से मारे। रात को आए 8:30 के और कोई सवाल जवाब नहीं किए, सोए थे। उसको उठा के लेके गए, बस्ती से थोड़ा दूर में ले जाके मार दिया और मेरे ससुर को फिर पीछे से बांध के घसीटते हुए, रोड में घसीटते हुए लेके गए, अधमरा करके मार दिया। मैं तो सरकार से यही करती हूँ कि शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमको एक अच्छा जिंदगी जीने का मौका दिए। सरकार से बस यही गुजारिश है कि हर जगह कैंप की व्यवस्था की जाए, ताकि जो भी नक्सल प्रभावित गाँव है वो सुरक्षित जी सके। 2016 में हुआ था सर, मेरा भाई का
घटना हुआ था। बाहर में लेके उसको फंसा के मार के छोड़ दिए सर उसको। बाकी 2 लोग रोड में उसको काट दिए सर, गला वाला पूरा काट दिया। तो आपसे सरकार ने जो वादा किया था पूरा हो गया। जो कहीं भी जाते हैं सर हम सही कपड़ा पहन के चल देंगे, अंताड़ चल देंगे, मतलब ये कुछ कर रहे हैं मुखबिरी, ऐसे टाइप हम लोग सोचते रहते हैं। तो आगे कुछ बढ़ने के लिए नहीं दे रहे हैं सर, मतलब उल्टा गिराना चाहते हैं सर। मतलब बहुत ज़्यादा होते रहता है सर। अभी गांव में अभी भी रहता है सर, हमारे गांव में कैंप है फिर भी सर। तो आपने उत्तरी बस्तर जिले के इन लोगों की बातचीत सुनी। इनमें 2 तरह के लोग थे। एक लोग वो हैं जिनके परिवार नक्सल पीड़ित रहे, सरकार ने उनका भी ख्याल रखा, उन्हें वापस से मुख्य धारा में लाने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ ऐसे पूर्व नक्सली भी हैं जिन्होंने सरेंडर किया और सरकार ने उनके पुराने जो अपराध थे उनको माफ़ करते हुए उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए न केवल उन्हें नौकरियां दी बल्कि आर्थिक सहायता भी दी। तो इस तरह से सरकार यहाँ पर कार्य कर रही है, क्योंकि अगर नक्सल समस्या से निपटना है तो गोली का जवाब गोली के बजाय एक रास्ता ये भी है कि मुख्य धारा में इनको लाने के लिए सरकारी प्रयास की भी बहुत आवश्यकता है, जिस पर भी लगातार यहाँ पर काम होता दिख रहा है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र चौहान के साथ प्रखर श्रीवास्तव, कांकेर, बस्तर, डीडी न्यूज। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक का 5वां संस्करण 15 से 28 अप्रैल 2024 तक उज्बेकिस्तान गणराज्य के टर्मेज में आयोजित किया जा रहा है। दुस्तलिक सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। पिछला संस्करण भारत के पिथौरागढ़ में फरवरी 2023 में आयोजित किया गया था। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सैन्य अभ्यास के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। थल सेना अध्यक्ष उज्बेकिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। अभ्यास क्षेत्र में पहुंचने पर जनरल मनोज पांडे को वहां मौजूद सैन्य अधिकारियों द्वारा सैन्य अभ्यास के बारे में जानकारी दी गई। थल सेना प्रमुख ने टर्मेज संग्रहालय का दौरा भी किया। दुस्तलिक अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने और पहाड़ी व अर्ध शहरी इलाकों में संयुक्त अभियानों को अंजाम देने के लिए संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाना है। ये उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना, संयुक्त सामरिक अभ्यास और विशेष हथियार कौशल की बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।